नमस्कार, मैं सुजल दवे। भारत में कोरोना की दूसरी लहर भयावह हो गई है। बार बार ये बोलकर बताकर मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर न बताने पर आप मुझ में और नेताजी में अंतर नहीं करेंगे। इसलिए फिर से एक बार बता रहा हूं कि कोरोना की लहर भयावह हो गई है। ये लहर इतनी भयावह है कि नए मामले और मौत के आंकड़े नए विक्रम बना रहे। ये विक्रम भी तब बन रहे जब आंकड़े सरकार की तरफ से आ रहे, जिन पर अदालतें संदेह प्रकट कर चुकी है। अब सोचिए, सरकारी आंकड़े विक्रम बनाते हैं तो सही आंकड़े क्या होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार को इसकी भयानकता का पता नहीं था। सही तो यह है कि सरकार ने कभी आपको आगाह किया ही नहीं और मीडिया ने आपको हिंदू मुस्लिम डिबेट में उलझाए रखा, जिसे आप बेफिक्र हो गए और कोरोना ने अपना काम कर दिया। शायद विश्वगुरु भारत इसी को कहा जाता होगा। हिंदू मुस्लिम डिबेट से थोड़ा वक्त निकालकर आपको अमेरिकन मेडिकल जर्नल लांसेट की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें आईसीएमआर के हवाले से लिखा गया है कि भारत में 21% लोग कोरोना से संक्रमित थे। फिर भी केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारत में कोरोना को हरा दिया है। इस रिपोर्ट में कोरोना के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को दोषित मान लिया गया है। मेडिकल जर्नल ने रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना की महामारी के बीच भारत में चुनाव हुए और कुंभ के मेले में साधुओं के संग नेताओं ने भी खूब स्नान किया। ऊपर से टीकाकरण धीमा हो गया, जिसके चलते कोरोना फैल गया और देश इन परिस्थिति में आ गया है। आईसीएमआर ने अपने सीरो सर्वेलेंस के रिसर्च में बताया है कि कोरोना देश में था, फिर भी सरकार ने ऐसी छवि बनाई कि कोरोना चला गया है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद सरकार ने सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम को अनुमति दे दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई, इसके पहले ही सरकार को आगाह कर दिया गया था। फिर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा करके कह दिया कि भारत में कोरोना के अंत की शुरुआत हो गई है। शायद आपको याद होगा, जिसके चलते लोग निर्भय हो गए और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। आईसीएमआर से पहले जुड़े हुए डॉक्टर ललित कांत ने बताया है कि कांसुलेट जनरल की रिपोर्ट सही है और सीधे तौर पर दूसरी लहर के लिए सरकार जिम्मेदार है। दूसरी ओर डब्ल्यूएचओ ने भी इस रिपोर्ट से सहमति बताई है। आओ हम सभी मिलकर डब्ल्यूएचओ को विपक्ष साबित करते हैं। अब आप जरा याद करोगे तो याद आएगा कि जब कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप चुनावी रैलियों को जिम्मेदार मानते थे, तब नेताजी और उनके प्रवक्ता क्या कहते थे। आपको याद आएगा, आपको अलग अलग राज्यों की स्थिति के बारे में बता के मुद्दों से भटकाया जाता था और यहां तक आपको बदलते मौसम के कारण कोरोना में बढ़ोतरी हुई है, यह कह के सच से दूर रखा गया था। यह है नया भारत, जिसका आपको अब स्वागत करना है। दूसरी ओर इस लहर ने सारी सरकारें बेनकाब कर दी है। महाराष्ट्र इससे ज्यादा प्रभावित रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं। ऊपर से ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जैसे तैसे करके ऑक्सीजन की कमी पूरी कर दी और तालाबंदी देकर हालत पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है। ये कोशिश इतनी कामयाब रही कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की। अगर इस तारीफ में रही राजनीति आप दूर करके देखेंगे तो महाराष्ट्र के किए प्रयासों को अपने राज्यों में आजमाने की आपको नसीहत नजर आएगी। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश काफी प्रभावित रहा है। हालांकि योगी सरकार स्थिति नियंत्रण में है, ये कहकर आपको गुमराह करने में कामयाब रही। बचा को कुचा काम मुख्य धारा के मीडिया तो कर ही रही थी, पर जब लोग बिना ऑक्सीजन मरने लगे तब उत्तर प्रदेश की यही सच्ची तस्वीर बाहर आई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि योगी सरकार को भी तालाबंदी करनी पड़ी। आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं महाराष्ट्र में कौन से कदम उठाए गए कि हालत नियंत्रण में आ गए और उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर क्या है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुंबई से मधुकर भावे। मधुकर भावे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। 34 साल आपने लोक मत में संपादक के तौर पर सेवा दी है और आपके ने अपने तीखे लेखों की वजह से राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा बना रखी है। जुड़ जाएंगे, वो अभी व्यस्त है कहीं। मेरे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के पूर्व सांसद हरिकेश ठाकुर। आप छठी और 7वीं लोकसभा के लिए गोरखपुर से चुने गए थे और आप यहाँ उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर लेने के लिए आप आए हैं। गुजराती चैनल है, हिंदी में डिबेट कर रहा हूँ और मुंबई उत्तर प्रदेश से आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं। ये संगम आपको केवल के न्यूज़ में ही देखने को मिलेगा। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में के न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला। जहाँ तक मीडिया की बात है, मैंने तो यही तस्वीर देखी है, यही समझी है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब तो रामलला का मंदिर भी हो गया है। फिर भी जो आप लोगों के माध्यम से जो खबरें आ रही है, वो तस्वीर कुछ दूसरी बयां कर रही है। वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है।
मुझे माफ़ कीजिएगा दर्शक, मुझे एक विधायक का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन खुद विधायक की पत्नी को भी बेड नहीं मिला था। और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह है वो कह रहे। इस असमंजस में आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ, वाकई उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति आपने देखा होगा, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने दिया है, आपके टेलीविज़न चैनल्स ने। हम्म। तो स्थिति को जो बताया है, हम लोगों को एक भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वही है, क्योंकि आजकल मूवमेंट तो बहुत बंद हो गया है, रिस्ट्रिक्टेड है। खुद हम्म। भी लोग अवॉइड कर रहे हैं कि बाहर ना जाएँ, बाहर ना घूमें, हम्म। और साथ-साथ और भी जो लॉकडाउन वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब है। हम्म। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा तो हम लोग बाहर जाके खुद इन चीज़ों की पड़ताल नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन ज़्यादातर हम लोग मीडिया चैनल्स जो हैं तरह-तरह के, उन्हीं पर हमारी भी सूचनाएँ आधारित हैं, और हम्म। तमाम चैनल्स चीज़ों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मीडिया भी बहुत पार्टीशन हो गई है, हम्म। और बहुत सारी सच्चाई को जो बताना चाहिए, बता नहीं रहे हैं। हम्म। और कुछ चैनल्स ऐसे हमने पाए जो कि उन स्टेट्स के बारे में ज़्यादा बताते हैं जहाँ पर कि अपोजिशन की सरकारें हैं। हम्म। कुछ चैनल ऐसे हैं उस स्टेट्स के बारे में ज़्यादा बताते हैं जहाँ पर कि बीजेपी की सरकारें हैं। तो हम्म। उससे लगता है कि मीडिया को जितना निष्पक्ष होना चाहिए उतना निष्पक्ष मीडिया है नहीं। हम्म। लेकिन फिर भी मीडिया को हम बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं दोषी ठहराएँगे, क्योंकि मीडिया पर तरह-तरह से अंकुश लगाने की कोशिश भी सरकार की भी हो रही है। हम्म। और जिस तरह से कारपोरेट हाउसेज कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया को, वह भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे स्टेट में तो मीडिया में कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट किया अखबारों वगैरह हम्म। में, तो कई हम्म। पत्रकारों के खिलाफ हम्म। देशद्रोह वगैरह के, राजद्रोह के, देशद्रोह के केसेज तक हो गए। तो बहुत ठीक। से अखबार के लोग या मीडिया के लोग चीज़ों को बताने में हिचकते हैं। मैं हम्म। खुद सीनियर जर्नलिस्ट से बात किया और कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हम्म। उसको आप लोग हमारी बात टेप कर लीजिए और अपने अखबारों में दीजिए। लोग हम्म। इतने भयभीत हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, नहीं साहब कुछ मत बोलिए, हम छापेंगे नहीं, हम छाप नहीं सकेंगे। अब हम्म। उनकी मजबूरी होगी, जो भी मजबूरी हो। लेकिन ये तो सभी को मालूम है कि मीडिया ठीक से रिपोर्ट नहीं कर पा रही है। फिर भी हम्म। जितनी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, उससे लग रहा है कि हम्म। सरकार के दावे सही नहीं हैं। हम्म। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, दवा की कमी, दवा की चोर-बाज़ारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसका 4,000 5,000 दाम है, कई जगह तो ब्लैक मार्केटिंग में 25-25 हज़ार रुपए में लोगों ने बेचा है। ऐसे हम्म। लोग पकड़े भी गए हैं, उसमें सरकारी तंत्र ने कुछ काम किया है, ऐसे लोगों को कुछ पकड़ा भी है। हम्म। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जी। अभी आज मैं एक चैनल देख रहा था, वो बता रहे, बहुत स्टैंडर्ड चैनल है इंडिया का। वो हम्म। दिखा रहा था कि बहुत सारी लाशें गंगा नदी में बहती हुई जा रही हैं, हम्म। और बक्सर में लोगों ने उन लाशों को देखा। जनता, वहाँ के लोगों ने, बक्सर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में, और जी। एकदम यूपी में बनारस से सटा हुआ, आप समझ लीजिए, बक्सर है। तो हम्म। बनारस से होकर के गंगा जी जाती हैं, हम्म। गाजीपुर, बलिया, बक्सर भी रास्ते में पड़ता है। हम्म। तो बक्सर में वो जो लाशें बहती हुई देखी गई, हम्म। उसके बारे में जब पूछा गया, हम्म। तो वहाँ पर एक अफ़सर, कोई एसडीओ वहाँ के आकर के बताया कि हम्म। ये लाशें दूसरे स्टेट से आ रही हैं। पता करना हम्म। पड़ेगा कि लाशें बनारस से आ रही हैं या इलाहाबाद से आ रही हैं। जी। तो बहुत सारी 40-45 लाशों की बात आई, किसी ने 35 लाश गिन करके बताया। ये सारी चीज़ें हम लोग चैनल पर ही देखा कि हम्म। लोग जला भी नहीं रहे हैं, उसमें तरह-तरह की परेशानी है। कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण शायद न जला रहे हों। हम्म। उनको लकड़ी नहीं मिल रही है या पैसा नहीं है। कफ़न की चोरी अलग हो रही है, कफ़न चोर भी पकड़े गए हैं। बागपत डिस्ट्रिक्ट में पकड़े गए हैं इस तरह के लोग, कि कफ़न हम्म। निकाल लिया गया है, फिर उसको धो करके और उसको आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही। व्यापारियों को दे दिया गया है। व्यापारी भी इस काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एम्बुलेंस वगैरह की बहादुर जो साहब, मैं कमी सुन नहीं है, पा वो रहा हूँ, भी आपकी आवाज चली गई है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, या आपके वहाँ सिस्टम में कोई बात हुई? हेलो, हेलो, आपकी आवाज ठीक हेलो। से नहीं है। हाँ। हाँ, आ जाइए, आपके वहाँ सिस्टम को ठीक करिए तो आवाज़ आएगी। बहादुर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही।
प्रॉब्लम क्या है? आपके वहाँ ही होगी प्रॉब्लम, यहाँ तो ठीक है। बहादुर साहब, मेरी आवाज आप तक आपकी पहुंच रही है? हाँ, पूरी आपकी आवाज़ पूरी आ रही। आपकी आवाज यहाँ से ठीक नहीं आ रही। तो ये आपके मेरे वहाँ सहयोगी सिस्टम में कोई सुजन जरा प्रॉब्लम। सहायता कर दे, उनकी आवाज ठीक से या नहीं आ रही। ठीक है बहादुर साहब, मधुकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा तकनीकी कमियों की वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी हाजिर होता हूं। स्वाद शुद्धता और भरोसा, एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जाने पहचानी, वो है रानी, रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। वाह, वाडीलाल मटका कुल्फी। धिन धिन धागे तिगिर तुम ना कत्ता। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। मोनू, ए मोनू, मोनू डियर, oh my dear, come here, dear here here dear dear here, इधर तो आओ, dear dear here dear dear here, please, oh my dear, come here, dear here here dear dear here, आओ ना, dear dear here dear dear here, please, oh my dear, come here, what you do, real bites, ये बुलाता है। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद? अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है, तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। स्वाद शुद्धता और भरोसा, एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जाने पहचानी, वो है रानी, रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। वेलकम बैक। विज्ञान भी बड़ी अजीब चीज़ है, लोगों को जोड़ भी रही है, लोगों को तोड़ भी रही है। आपने देखा होगा कि तकनीकी कमियों की वजह से मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा, माफ़ी चाहता हूँ। बात चल रही थी बहादुर साहब से। बहादुर साहब, आप अपनी बात पूरी कर ले, फिर भावी साहब का स्वागत करके फिर मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लूँ। अब मैं ठीक से सुन रहा हूँ आपको। हाँ, ऐसी स्थिति है कि मैंने जो बक्सर वाली बात बताई, आपने सुना उसको? जी नहीं, मैंने नहीं सुना। बक्सर में हाँ, देखिए, मैं ये बता रहा था कि अभी आज एक इम्पॉर्टेंट टीवी चैनल, एक नेशनल चैनल पर मैं था जी कि बक्सर जो है ये बनारस के बिल्कुल बगल का शहर है। जी बनारस, गंगा जी बनारस से होते और बनाते हुए ये जी। सीधे चली जाती हैं गाजीपुर, ये
आपका बलिया बक्सर ये सब होते हुए वो पास होती है। तो बक्सर में आज बहुत सारी लाशें बहती हुई मिली हैं। तो वहाँ के लोगों ने जब प्रशासन को बताया तो वहाँ के प्रशासन ने कहा कि ये लाशें जो बगल की स्टेट से आ रही है, कम यूपी पड़ेगा कि बनारस से आ रही हैं या इलाहाबाद से आ रही हैं। तो मैं ये इलाहाबाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि इलाहाबाद से अगर लाशें बहेंगी तो मिर्जापुर होते हुए बनारस पहुंचेंगी, लेकिन इतने में काफी लंबा दूरी तय होती है। बनारस में जो दाह संस्कार आगे कहीं की लाशें डाल देते हो नदी में, तो वो जो लाश करनी पड़ेगी आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग लाशें जला नहीं रहे हैं, उसी में नदी में डाल दे रहे हैं और बहती हुई लाशें आगे चली जाती हैं। गंगा जी आगे पटना वगैरह से होते हुए आगे चली जाती हैं, फिर तो पता ही बंगाल की खाड़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हालत है यहाँ पर, और कितने लोग मर रहे हैं सही डेटा भी नहीं पता चल पा रहा है। जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उसी के बारे में लोगों को जानकारी हो रही है। उसके बारे में ज़्यादातर चैनल्स ने भी बताया है कि सरकारी आंकड़े नहीं हैं, और दूसरे सोर्सेज से जो पता चलता है सरकारी आंकड़े हमेशा संदिग्ध हो गए। ये सारी स्थितियां हैं। राम राज्य तो जताया हुए हैं। राम राज्य की विशेषता थी, जो लोग राम मंदिर बनाने की बात करने वाले लोग हैं कम से कम उनको मालूम होगा, राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम के राज्य में दैहिक ताप भौतिक ताप और दैविक ताप, किसी भी तरह का ताप, किसी तरह का संताप, किसी तरह की पीड़ा, किसी तरह का कष्ट किसी को नहीं था। यहाँ पर हर तरह की पीड़ा है। तो कैसे कहा जाए कि राम राज आ गया? लेकिन अगर मान लिया जाए कि राम राज आ गया तो लोगों के लिए आ गया है, लेकिन लोगों की जो स्थिति है ठीक है। सरकारी व्यवस्थाएं भी इतनी इस प्रकार की हो गई है। सच्चाई आपके पास आराम से कोई जी बहादुर साहब जी। इस को सबसे परेशानी जी भी परेशानी है, न्यायपालिका से भी परेशानी। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था डाउन करने के लिए 1 हफ्ते की जी। सरकार तुरंत चली गई, सुप्रीम कोर्ट वहां से स्टे लाया कि नहीं, यहाँ पर लोगों के रोजी रोटी की समस्या है, इसलिए हम 1 हफ्ते का लॉकडाउन नहीं करें। और ये आखिरकार तो तालाबंदी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कुछ बातें ठीक हफ्ते अभी लॉकडाउन बढ़ाती चली जा रही है, अभी फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक पहले कर दिया गया होता तो शायद कोरोना पर कुछ नियंत्रण हुआ होता। तो मतलब तालाबंदी जरूरी थी, बहुत पहले जरूरी थी। पोजीशन से भी, मीडिया से भी, जुडिशियरी से भी, सबसे इनको इनकन्वीनियंस है। किस तरह का फ्री हैंड चाहते हैं काम करने के लिए, किस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं, की क्या डिफिनेशन है इन लोगों के लिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहस हुई है कि संविधान बन रहा था, बड़े नेताओं जवाहरलाल के भाषण पढ़े जाएं तो लोग पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आवश्यकता ठीक। बहादुर साहब आपकी आवाज कट रही है, आपके सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सुन रहा हूँ ठीक। लोगों को पता चलेगा, लेकिन आजकल की ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसका लोकतंत्र में कितना, मैं आप ही के पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ा है ठीक के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है जी, जो की कमी को उजागर करती है। आज भारत सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट से कर दिया है कि आप लोग दखल न दें, का काम चल रहा है, इसे एक कार्यपालिका काम है, उसे करने दें, न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप न करे। ये किसी का सुझाव भी नहीं सुनना चाहती, ऐसा लगता है। चलिए, सरकार नियंत्रण के बाहर है, अदालत का सुझाव भी सुनना नहीं चाहती। ठीक है बहादुर साहब, करना मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपना काम नहीं करती है, बहादुर साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
कि जब देश को पहुंच सबसे रही ज्यादा है। न्याय पाना हाँ चाहिए, तब भाई उसे अपने साहब, कर्तव्य मैं का बहादुर साहब को जरा शांत कर लूँ, थोड़ा उनको विराम दे दूँ, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लूँ। मुझे महाराष्ट्र में भी दिलचस्पी है, उत्तर प्रदेश में भी दिलचस्पी है। ठीक है बहादुर साहब, एक मिनट बहादुर साहब, एक मिनट। हाँ, मधुकर भावे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, 34 साल लोकमत के संपादक रह चुके, पूर्व संपादक, आप लोकमत की तरफ से जानेंगे। और उनके तीखे लेखों की कारण वो हमेशा राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बने हैं। भावे साहब, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, जो दूसरी लहर आई, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य था तो वो महाराष्ट्र था। उसके बाद तुरंत तालाबंदी करने की बात जब सरकार ने की, तो उनके ही जो संगठन के पक्ष है उन्होंने विरोध जताया था, विपक्ष तो पहले ही खिलाफ था। फिर आखिरकार उद्धव सरकार ने तालाबंदी कर ली, ऑक्सीजन की कमी आई, सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित भी महाराष्ट्र में पाए गए, 1,45,000 बच्चे महाराष्ट्र से संक्रमित है। इस बीच तालाबंदी के बीच सरकार ने क्या क्या कदम उठाए कि खुद प्रधानमंत्री बोलने लगे कि उद्धव सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि कोरोना अभी नियंत्रण में आ गया है, हराया नहीं है, वो नियंत्रण में है। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि वो कौन से तरीके थे जो सरकार ने वहां लोगों पे इंप्लीमेंट किए ताकि कोरोना नियंत्रण में आ गया। भावे साहब। नमस्कार दवे जी। जी भाई पहले साहब। मैं आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जी। मुझे ये राज्य स्तर पर एक नया और मौका दिया। जी। मेरी 2-3 विश्लेषण है। पहली बार जिसको आप दूसरी लाट है, मैं ये दूसरी लाट ऐसा मानता नहीं। पहली लाट चालू थी, वो खत्म होने को आ गई, लोग समझ गए चलो अभी कोरोना हट गया। मैं ये मानता हूँ कि गए साल में अप्रैल मई महीने में जो हालत थी वो चलती रही, लेकिन जब कोरोना कम होते जा रहा था, ऐसे लोगों को लगा तर मिडिल क्लास तो महाराष्ट्र का है, मुंबई का है, पुणे का है, ठाणे का है। आप ये समझ लीजिए कोरोना का सबसे हल्ला बड़ा हुआ है मुंबई में, पुणे जी। में, ठाणे में और नागपुर में। ये जो बड़े मेट्रोपोलिटन सिटी है उसमें ज्यादा हमला हो गया। उसका पहला कारण दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो शादियां बन गई, कम से कम 18,000 शादियां 4 महीने में महाराष्ट्र में हो गई और हजारों लोग उसमें सम्मिलित हो गए। नंबर एक, वो शादियों से इतनी गड़बड़ी हो गई कि मिडिल क्लास में कोरोना लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत कम था। इस साल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आज के कोरोना के जो पेशेंट है, जैसे मुंबई में आज जो पेशेंट है, पुणे में है, नागपुर में, ये सब मिडिल क्लास के पेशेंट है। ये बड़े बड़े बिल्डिंग में 2 BHK 3 BHK फ्लैट पे गए साल में कोरोना नहीं घुसा था, प्रमाण बहुत कम था। इस साल में सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि ये कोरोना बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, बड़े बड़े फ्लैट में घुस गया। इसका कारण गए कोरोना के हम लोगों को डर था, मुंबई के लोगों को, पुणे के लोगों को डर था। इस कोरोना की लहर जब आ गई तब बेदरकार लोग थे, मास्क नहीं पहनते थे, सोशल डिस्टेंस नहीं रखते थे, ट्रैवलिंग इतना होता था। ये सब चीजें की वजह से सरकार ने कितना भी काम किया तो भी अगर उनको सहयोग करने की एक मानसिकता पूरी राज्य की लोगों की, पूरे मेट्रोपोलिटन सिटी की नहीं बनी, तब ये होने वाला है। ये इतना दुर्गंध है कि वो आप रोक नहीं सकते। उसके बावजूद भी सरकार ने जिस ढंग से, अभी प्रधानमंत्री जी के आपने जिक्र किया, उन्होंने उनका अभिनंदन किया, ठीक है, अभिनंदन तो किया, लेकिन हमारे 68,000 रुपए की GST की महाराष्ट्र के देने की है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो देने की बात नहीं की। अभी आप बिना पैसे कर्जा उठा के ये सरकार इतने कठिन समय में कोरोना से जूझ रही है। उसमें 3 चीजें हमारे सरकार ने जो अच्छी की, जो अच्छा चीजें अच्छा कहना चाहिए। उसमें से पहला, सब एडमिशन, जितने पेशेंट है उतने एडमिशन सेंट्रलाइज कर दिया है। यानी पहले ऐसा होता था कि मैं थाना में समझा रहता होता, हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल है, जुपिटर हो, कौशल्य हो, जिस हॉस्पिटल में मुझको जाना है मैं जाता था। अभी आप सेंट्रल एडमिशन होने के बाद ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, तो एडमिशन बाय सेंट्रल कैंपेनिशन, इसकी वजह से एक सिस्टम आ गए उसमें। दूसरा, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, उसके 50,000 के उसके बाद का जो महंगा इंजेक्शन है वो दवा बाजार में मिलने की सहूलत अभी नहीं रही है। इट इज टोटली कंट्रोल बाय द
कलेक्टर केयर से वो हॉस्पिटल को वो इंजेक्शन का सप्लाई करने की नई सुविधा बन गई। इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग बहुत कम हो गए। आप यकीन नहीं करोगे, ये 50,000 का जो इंजेक्शन है बम्बई थाना के बाजार में 3 लाख को बेचा जाता है। ऐसे कितने किससे मालूम जब हो गए तो चीफ मिनिस्टर है डिक्लेयर इट इज सेंट्रलाइज, और वो कलेक्टर ये टॉकिस के अंडर आ गए, और स्टॉकिस के पास कलेक्टर का लेटर जाने के बाद वो लेटर के हिसाब से हॉस्पिटल को इंजेक्शन सप्लाई किया जाता है। ठीक है। इसमें और एक बड़ी बात है, महाराष्ट्र में ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ड्रग एंड फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट के लोग ये साल भर रात को 1:30-2 बजे तक काम करते हमने देखा है। यानी अगर टीका टिप्पणी करने के, क्रिटिसाइज करने का है तो अपन पत्रकार है, कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने को खुद को झोंक के उसमें काम करने की तैयारी रखी है, हमारे पुलिस 400 से 450 पुलिस गए साल में कोरोना के शिकार बन गए, लेकिन आज भी रास्ते पर पुलिस है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। आज भी आरोग्य का वार्ड ऑफिसर हो, नर्स हो, पूरे हॉस्पिटल फुल हो गए, लेकिन कोई थका नहीं है अभी तक। सब डॉक्टर इतने जान लगा के काम कर रहे हैं। तो मैं इस मौके के ये सभी जो डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र के, जिन्होंने कोरोना कंट्रोल करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपने जो सवाल उठाया कि ये बढ़ गया कोरोना अचानक महाराष्ट्र में, इसका कारण ये है कि हमने इजाजत दी शादी को, हमने इजाजत दी यात्रा को, हमने इजाजत दी थिएटर को, हमने लोकल चालू किया। मुंबई के एक लोकल यानी देहात का एक खेड़ा गांव है सब, एक लोकल से 5-5.5 हजार लोग भिट्टी तक पहुंचते हैं, चर्चगेट तक पहुंचते हैं। 5,000 की तादाद जब एक साथ आएगी, सब मास्क पहनेंगे ऐसी बात नहीं है, सोशल डिस्टेंस रहता नहीं। तीसरी बात ऐसी हो गई, गए साल की मैं बात करता हूँ जिसका बम्बई को ज्यादा असर हो गया। गए साल में 21 मार्च को इंटरनेशनल फ्लाइट बंद किए प्रधानमंत्री जी थे, क्योंकि जनवरी-फरवरी में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट आने वाले थे, एक्स प्रेसिडेंट ट्रम्प। इसीलिए 3 महीना देरी से 35 लाख ट्रैवलर हिंदुस्तान में पहुंचे ये 3 महीने में, और ये पहुंचने के बाद 40,000 लोगों की टेस्ट हो गई। तो बाकी कितने पॉजिटिव निकले किसी का कोई हिसाब नहीं। कोरोना गए साल मार्च के बाद बम्बई में जो बढ़ने लगा, उसका एकमेव कारण ये सही टाइम पे हवाई जहाज पर पाबंदी लगाने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की नहीं, और प्रधानमंत्री लॉकडाउन करते रहे। आज भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, लेकिन आज की लॉकडाउन की हालत में आपको बताता हूँ, गए लॉकडाउन के कंपैरिजन में बहुत ढील दी गई है। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। अगर सही वजह हो, आपकी शादी हो, आपको कोई आपका रिश्तेदार नजदीक का सीरियस हो गया है, तो वो कागजात पूरा दिखा के आपको जाने की इजाजत आज भी महाराष्ट्र में है। जैसे कि मुंबई जाना है, पुणे जाना है, नासिक जाना है, कोई उनको तकलीफ देता नहीं। सही वजह देखते हैं, बाहर देखते हैं, इफात देखते हैं, उनके वजह सही है कि नहीं उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसको जाने देते हैं। तो इतना लास्ट ईयर के जैसा यहाँ लॉकडाउन नहीं है, ये सुविधा इस साल दी गई। और अभी जिस जो बात रही उसमें वो आगे का लॉकडाउन, अभी ये तो 15-20 दिन नहीं, जून महीने तक लॉकडाउन चलेगा ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लॉकडाउन करने के सिवा महाराष्ट्र का ये बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी का ये कंट्रोल हो जाएगा ऐसे मानता नहीं, जब तक लोग अपने जिम्मेदारी समझते नहीं है कि नहीं मुझे घर में भी मास्क पहनना है, बाहर भी मास्क पहनना है, डबल मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, जुलूस में, भीड़ में, जत्रा में, होटल में कहीं मुझको शरीक होने का नहीं है। अगर मैंने खुद ने ये संभाला तो आई एम 82 ईयर्स ओल्ड पर्सन, मैं मेरा पूरा ऑफिस का काम गए साल करता हूँ, एक दिन भी मैं घर बैठा नहीं हूँ। लेकिन जो जिम्मेदारी संभाल के काम करना है, अगर जिम्मेदारी आपने संभाला, सैनिटाइजर से हाथ धोने की, आते वक्त जाते वक्त पानी से हाथ धोने की, हर एक ने जिम्मेदारी संभाली, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये स्वयं शिस्त से, सेल्फ डिसिप्लिन से कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह का प्राणायाम करो, हल्दी और मीठ की गलगल करो, भाप ले लो, ये सब चीजें करने के बाद
सरकार करेगी वो तो करती रहेगी, लेकिन हर आदमी को अपनी कुछ जिम्मेदारियां समझ के कुछ करना है कि नहीं करना है, कि सब सरकार के भरोसे छोड़ दो। ऐसी बात अगर चलेगी तो सरकार अकेला थक जाएगा, पूरा पड़ेगा नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के सरकार के मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि हमारा होम डिपार्टमेंट हो, हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो, राजेश टोपे जी का नौजवान आदमी के साल भर उसकी माँ का देहांत हो गया। दवे साहब, आप यकीन नहीं करोगे, ठीक, हमारे राजेश टोपे जी की माँ गुजर गई, कोरोना से नहीं गुजरी, उसका अलग कारण, लेकिन वो गुजरने के बाद चौथे दिन ये आदमी अपने ड्यूटी पे आ गया और घूमता रहता है, हॉस्पिटल में जाता है। अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने अच्छा काम किया, आज का उन्नीस काम कर रहा है। बाला सिंह थोरात हमारे महसूल मंत्री रोज कलेक्टर के साथ, हर कलेक्टर के साथ मीटिंग चल रही है, कितने हॉस्पिटल से आया, कितने हॉस्पिटल को दिया गया, कितने हॉस्पिटल के मांग गए, रोज मीटिंग चल रही है। यानी बाकी सब चीजें, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी खामी क्या रह गई है, कोरोना के सिवा हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को और कुछ बीमारी हो सकती है, यह सब जैसे लोग भूल गए। समझो घर में कोरोना की बात छोड़ दो, लेकिन लेडीज के समझो यूरिनल इन्फेक्शन हो गया, बुखार आ गया, आज हॉस्पिटल नहीं है उनको एडमिट करने, हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल नहीं है एडमिट करने। अगर दूसरे किसी कारण की वजह से बहुत बड़ा फीवर आया कि जो टेस्ट आया तो नेगेटिव टेस्ट है, लेकिन बुखार 3 चढ़ रहा है, 4 चढ़ रहा है, 5 चढ़ रहा है, बहुत हेवी बुखार है, एडमिशन करने को जगह नहीं है। ये जो हालत बन गई है कि आज सिर्फ कोरोना ही एक ऐसा हल्ला हो गया है कि दूसरी कोई चीजें रहती है, टीबी का आदमी हो, एक्सीडेंट के आदमी हो, हफ्ते मुंबई पुणे के रास्ते पर एक्सीडेंट जितने हो जाते हैं उसको देखा ही नहीं जाता, क्योंकि कोरोना है क्या, ये तो एडमिशन है। कोरोना के सिवा दूसरा किसी को एडमिशन की बहुत मुश्किल पड़ रही है। कोरोना की बात हो रही है, कोरोना को प्रेस पे जगह है, कोरोना को टीवी पे जगह है, लेकिन कोरोना का सिवा भी और किस चीजें घर घर में परिवार में हो सकती है, ये जैसे कोई मानने को ही तैयार नहीं। सिर्फ कोरोना ही होने वाला, निगेटिव और पॉजिटिव, और ये कोरोना ने पॉजिटिव शब्द इतना बदनाम कर दिया। अंग्रेजी का सबसे अच्छा शब्द है पॉजिटिव, सकारात्मकता, ये कोरोना ने उसको बदनाम कर दिया, और निगेटिव को इतना इम्पोर्टेंट आ गया अभी। आप निगेटिव है, अरे बहुत अच्छा है, अरे जिंदगी में निगेटिव होना सबसे खराब बात है, जिंदगी में पॉजिटिव बनने की कोशिश होनी चाहिए आदमी की। लेकिन आज के जमाने में निगेटिव वाले को शाबाश कहा जाता है, अच्छी बात कहा जाता है। ये कोरोना ने जो सब उल्टा बदल गया, मैं मानता हूँ ऐसा कि समाज में समझ लेना चाहिए कि ये किसी भी सरकार की बस की बात इतनी आसान नहीं है। सब जब तक पालन नहीं करते, हमारे उद्धव शास्त्री 4 बार कहा कि अगर लोगों ने बर्ताव अपना बदला नहीं, मास्क पहना नहीं, सोशल डिस्टेंस रखा नहीं, तो ना इलाज उनको लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो अभी भी महीना 1.5 महीना लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन के बाद इनके आखिर की बात कहते। 1 मिनट अगर मुझे इजाजत हो रोकने की, लॉकडाउन हो गया, भावे साहब 1 मिनट अगर मुझे बोलने की इजाजत दे आप, अगर लॉकडाउन हो गया 1 मिनट के लिए, तो उनका घर का चूल्हा जलने वाला है, मेरी आवाज आ रही है, उनका महानगर गैस का कनेक्शन टूटने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा। हाँ गरीब आदमी जिसके हाथ में कमाई है, जिसका हाथ है, वो कमाएगा तभी खा सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। हाँ भावे साहब, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है भावे साहब? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ तभी भावे साहब, अगर मेरी आवाज ठीक से आ रही है, बहादुर साहब आपको आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही। अच्छा ठीक है, मेरी आवाज अगर आप दोनों तक पहुंचती है तो कहीं आप दोनों के आसपास कहीं कोयल बोल रही है, कोयल को मेरा हेलो कहिएगा। हम मेरे पास बोल रही है। ठीक है, मेरा हेलो कहिएगा कोयल को। हाँ ठीक है, बोल देंगे। सुजल साहब का हेलो है कोयल। धन्यवाद। अब भावे साहब, मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने बहादुर साहब से भी यही कहा था, जो सवाल उनके लिए था, मेरी दिलचस्पी वो ऑक्सीजन की जो कमी थी, सरकार कैसे इस समस्या से निपटी वो जानने में है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वहां जो समस्या थी वो जिस तरह से सॉल्व हुई है, गुजरात में भी वो समस्या है, शायद कोई आइडिया मिल जाए। तो भाई साहब, जब महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी थी तो आप लोगों ने कौन से हथकंडे अपनाए थे तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई?
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है भाई साहब? ठीक है। मैं बहादुर साहब आपसे ही सवाल कर लेता हूं, शायद तकनीकी कमियों की वजह से वो भी थोड़ी देर के लिए हमारे से चले गए। जुड़ जाएंगे, बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, मेरे सहयोगी उन्हें जोड़ने का ट्राई करेंगे। हाँ बहादुर साहब, ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में भी पाई गई थी, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कर ली थी कि ऑक्सीजन मुहैया कराइए। तो ऑक्सीजन का अभी क्या हाल है वहां पर? ऑक्सीजन की कमी अभी भी है, लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जी कुछ जगहों पर तो ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं जी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ मदद कर रही है इस मामले में, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरीके से वो समस्या का हल नहीं निकल पाया है। अभी तो वो केंद्र में एक मंत्री हैं मिस्टर संतोष गंगवार, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये कोरोना मरीजों को ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स या जो कंसर्न लोग हैं वो टेलीफोन तक नहीं उठा रहे हैं। ये सारी बातें एक केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी के हैं संतोष गंगवार बरेली से, उन्होंने अभी चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। इसके अलावा कई बीजेपी के विधायकों ने भी कंप्लेंट किया है कि दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, ठीक से देखभाल नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ये तो सारा आपकी मीडिया चैनल ही सारी चीज़ें दिखा दे रहे हैं इस समय। तो हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों की कमी है, लेकिन सरकार जिस भी तरह से उसे पूरा करने की कोशिश कर रही है, कुछ थोड़ा बहुत वो कमी पूरी हो भी पा रही है, लेकिन पूरी तरह से जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो नहीं पा रही है। तो यह एक बहुत ही दुखद स्थिति है और ऐसे परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, लोगों का जीवन तो खतरे में पड़ा ही हुआ है। जो अभी भावे साहब कह रहे थे कि एक तो खुद भी अपने आप को बचा के रखने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है। और लॉकडाउन वगैरह का जो सरकार ने घोषित किया है उसका ठीक से पालन होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी कड़ाई होनी चाहिए और नागरिकों की तरफ से भी कड़ाई से उसका पालन करने की बात होनी चाहिए, तब जा कर के ये सारी परिस्थिति ठीक हो पाएगी। अब बाकी तो जो बातें हैं मैंने आपको कई समस्या बताया ही। दवा की चोरी, कफन की चोरी, ये सारी चीज़ें, चोर बाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की चोर बाजारी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जो लोग सोशल मीडिया पर या कहीं इसकी मांग करते हैं कि ऑक्सीजन या दवा मिलनी चाहिए, वो अपराध नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन यूपी में ऐसी कार्रवाई पहले हुई थी कुछ लोगों के खिलाफ जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया देश की सारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए। फिर भी अभी लखनऊ में एक अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वो एफआईआर इस बात पर है कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन थी और उन्होंने कह दिया या बोर्ड लगा दिया कि ऑक्सीजन नहीं है। अस्पताल का कहना यह है कि हमारे पास सिर्फ 5 घंटे का ऑक्सीजन था और वो ख़त्म होने वाला था, इसलिए हमने बोर्ड लगाया था कि नए मरीज यहाँ ना आए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगी नहीं तो हम उनकी दवा कैसे कर पाएंगे। फिर भी लखनऊ प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर किया हुआ है। अब ये मामला शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जा रहा है या जा चुका है, अब देखिए कोर्ट उसमें क्या करता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी है। सच सामने आ नहीं पा रहा है, जितना आ रहा है वो अर्ध सत्य ही है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है बहादुर साहब, आपसे थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा, आप सरकार में भी रहे हैं, सांसद भी चुने गए हैं, बाढ़ की स्थिति का भी उत्तर प्रदेश ने कई बार आपके जीवन में आपने देखा होगा कि सामना किया था। प्लेग की बीमारी भी आके चली गई थी, उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया था वहाँ पर। तो महामारी उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है, फिर भी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, उस वक्त की सरकार और अभी की सरकारों में आप क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, ये महामारी तो एक व्यापक स्तर पर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की महामारी पहले मेरी जानकारी में पहले आई थी, प्लेग वगैरह की बात जैसे आपने किया, लेकिन वो बहुत पहले आई थी। इधर काफ़ी दिनों के बाद ये जो कोरोना का ये संक्रमण 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है, ये तो एक व्यापक रूप तो धारण कर लिया है और सरकार की तैयारी जितनी होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। कुछ तो सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे लैंसेट मैगजीन ने जो बात
अभी आपने कोट किया था, कहा है, इस बात में सच्चाई। भारत सरकार को ये लगने लगा था कि शायद कोरोना यहाँ से चला गया, अब नहीं आएगा, या वो अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसी में दूसरी लहर आ गई। तो सरकार को ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था, एक सतर्कता बरतनी चाहिए थी, जो सतर्कता नहीं बरती गई। तो वो केंद्र सरकार के ही स्तर पर नहीं हुई, वो राज्य सरकारों के भी स्तर पर हुई। उसी का नतीजा हुआ कि जब अचानक ये एक तरह का विस्फोट हुआ है तो सरकारों के नियंत्रण के बाहर होता जा रहा है। अब वो झूठ सच बोल करके कुछ छिपाओ, कुछ बताओ, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रशासन का की कुछ शक्ति तो इसी में नष्ट हो रही है कि कितनी चीज़ छिपा ली जाए, कितनी चीज़ बता दी जाए। तो ये सब चारों तरफ चल रहा है। तो हमारे यूपी में भी है, दूसरी जगहों पर भी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब है, तैयारी तो ठीक नहीं है। तैयारी जो अगर इन लोगों ने मुस्तैदी से किया होता, उसको एप्रीहेंड किया होता कहाँ ऐसा हो सकता है, तो शायद ये लोग कुछ ज़्यादा मुस्तैद हुए होते, किया नहीं। और देखिए, पहले की सरकारों में आज की सरकारों में बहुत फर्क है। पहले की सरकारें लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश नहीं करती थी। अगर कोई कुछ बोलता था तो उसको दबाने का काम नहीं करते थे। आज तो अगर आप समस्या बताइए जिससे कि सरकार सतर्क हो जाए और उस पर कोई कार्रवाई करे, तो बजाय इसके सरकार ये कहना शुरू कर दिया है या उसके लिए कार्रवाई करना शुरू कर दिया है कि आपने कहा क्यों ये बात आपने बाहर लाई क्यों, आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं, आप राजद्रोह कर रहे हैं। ये तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उस पर मुकदमे हो रहे हैं, FIR हो रही है। और प्रशासन में इतने पढ़े लिखे लड़के सारे सेलेक्ट होते हैं IAS IPS में, ये कितना ज़्यादा ये नीचे इनका स्तर गिर गया है कि सरकार के मंत्रियों को या उसके मुख्यमंत्री को या उसके शासकों को खुश करने के लिए ये किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। केवल अब इसके पीछे क्या हो सकता है, या तो ये भय है या लालच है या उस तरह की विचारधारा के लोग हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो एक खतरनाक विचारधारा है। उस विचारधारा में बहुत ज़्यादा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह को जगह नहीं है। लेकिन ये तो देश का लोकतंत्र चल रहा है, एक संविधान बना हुआ है। ये संविधान कब तक ये लोग रहने देंगे? अगर ये लोग बार बार चुने जाते हैं तो ये संविधान बचा भी रहेगा कि नहीं? हम लोगों को तो अब ये शंका पैदा हो रही है हम लोगों के मन। ठीक है, संविधान रहेगा भावे साहब से उत्तर ले लेते। भावे साहब है, क्योंकि नियंत्रण की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब पर ये अंकुश लगाना चाहते हैं। अपोजिशन पर भी लगाना चाहते हैं, न्यायपालिका पर भी लगाना चाहते हैं, प्रेस पर भी लगाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकना चाहते हैं, कर्टेल करना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं ये बात अभी पूरी तरह से स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही है कि जितना करना चाहते हैं खुल के कर नहीं पा रहे हैं। अभी जो अवरोध पैदा हो जा रहा है उसका मुकाबला अभी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, इसलिए सरेंडर कर जा रहे हैं या चुप हो जा रहे हैं, ये आप कहिए। लेकिन इनकी मंशा बहुत अच्छी है, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल रहेगा। आप भी बड़े व्यस्त है, भावे साहब भी बड़े व्यस्त है, शायद वो मुझे सुन रहे हो या जुड़ जाए, उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम है। भावे साहब भी तालाबंदी में है, यानी कि महाराष्ट्र से है, आप भी तालाबंदी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश से है, जबकि मैं गुजरात से हूँ, मैं तालाबंदी में नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात में मामले नहीं आ रहे, रोजाना 10,000 से ज़्यादा के मामले आ रहे, फिर भी तालाबंदी नहीं है। तो आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा, तालाबंदी क्या वाकई कोरोना को रोकने के लिए सफल कारगर हुई है क्या? भावे साहब आप पहले बोल दीजिए, फिर बहादुर साहब से जवाब ले लेता हूँ। मेरी आवाज आप तक पहुंची? मेरी बात ही सुन लीजिए पहले, फिर हाँ, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। बिल्कुल ठाकुर साहब, आप ही बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि तालाबंदी का कुछ फायदा तो है, ऐसा नहीं है। हाँ। और ये पिछली बार भी जब तालाबंदी हुई थी तो इससे कुछ नियंत्रण हुआ, लेकिन तालाबंदी से पूरा नियंत्रण होता है कि नहीं उसके बारे में अभी कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत साफ तरीके से नहीं समझी जा सकी हैं। लेकिन इतना मान के चलना चाहिए कि लॉकडाउन का कुछ असर जरूर पड़ता है, क्योंकि जब संपर्क टूटता है, अब डॉक्टर्स का भी, बड़े बड़े डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जब लोगों का संपर्क टूटता है तो धीरे धीरे वायरस से मिटने लगता है, इसका संक्रमण रुक जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन जरूरी है। अब जो स्थिति है आज के तारीख में, हम तो देख रहे हैं कि
सरकारें अगर पूरी तरीके से लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं, तो बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, खासतौर से गुरुद्वारा के लोग बहुत काम कर रहे हैं लोगों की मदद करने में। और उन सब लोगों को मैं आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जी। कि काफ़ी लोग इस काम में जनता की मदद कर रहे हैं। जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही वहां वो लोग कर रहे हैं, सरकार के काम में हाथ बटा रहे हैं, ये भी अच्छा काम है। इस तरह का काम लोगों को करना भी चाहिए। जिनके पास संसाधन है, जिनके पास इसकी सक्षमता है, उन्हें लोगों की मदद करनी ही चाहिए। ठीक भाई साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? अरे यार पहुंच रहे, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, जी अभी मैं समझ ठीक रहा हूँ। पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल जो बहादुर साहब से था वही आपसे ही है। मैं तालाबंदी में नहीं हूं क्योंकि मैं गुजरात में हूं, आप महाराष्ट्र से हो, आप तालाबंदी में, ठाकुर साहब भी तालाबंदी में है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, तालाबंदी क्या कोरोना को रोकने के लिए एक असरकारक है क्या? नहीं, मैं ऐसा मानता नहीं। तालाबंदी नॉट रिप्लाई कंट्रोल करोना, दूसरा कोई चारा नहीं रहा। कारण सामने है कि तालाबंदी करने के बाद कोरोना रुकता है। जैसे मुंबई में, थाना में कोरोना कंट्रोल में आ गए। अभी कल हमारे 63,000 केस थे मुंबई में, आज 50,000 के नीचे संख्या आ गई है। उसका मतलब तालाबंदी का असर थोड़ा है, लेकिन तालाबंदी उसका रिप्लाई नहीं। उसका रिप्लाई मैक्सिमम वैक्सीनेशन करने का, लोगों के घर घर में जाके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनाने का, करने का, हॉस्पिटल करने का, ये सब चीजें। लेकिन जब लोग भी मानने को तैयार नहीं, तालाबंदी करने के पहले आप यकीन नहीं करोगे, महाराष्ट्र में जितना जतरा जिसको बोलते हैं, आप समझते होंगे, यात्रा होती है हर एक देवस्थान की, हजारों लोग वो भीड़ में जुटे गए। तो यात्रा करने के बाद वो देहात में जो कोरोना फैल गया, उसका कारण वही भीड़ है। तो भीड़ कंट्रोल करने के लिए ज्यादा तौर पर तालाबंदी ऐसा मैं मानता हूँ। कोरोना ये पूरा रिप्लाई ऐसा मैं कोरोना के लिए तालाबंदी पूरा नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ। मैं उसका समर्थन लास्ट ईयर मैंने लिखा 10 बार कि जिनका पेट हाथ पर है, जिनको बाहर जाने के बाद कमाई नहीं किया, तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलता, उनके लिए तो तालाबंदी बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्र में भी गए साल में हजारों लोगों को रोजगार गए। आज भी इतने दुकानें बंद है, बार्बर के शॉप बंद है, सब जगह लोगों को मालिक पैसा देने वाला नहीं है, तो उनके घर कैसे चलेंगे? हम जैसे लोग घर में बैठे भगवान की कृपा से, तो हमारे यहाँ की दिक्कत मिडिल क्लास की दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो आमतौर पर मेहनत करने वाला आदमी है, उसको तालाबंदी बहुत ही परेशानी उठाने के लाई है। ये मैं आप चारा बताओ, दूसरा अल्टरनेशन क्या है? तालाबंदी करने के बाद अगर कोरोना के पेशेंट की डिटेल संख्या कम होती जा रही है, तो उसका मतलब तालाबंदी का असर बंद रहा है। यही कंक्लूजन पे आपको आना पड़ेगा। लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा, इसका भी सवाल गवर्नमेंट को, उसका जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि तालाबंदी इज नॉट अल्टरनेट सोल्यूशन फॉर द कोरोना। ये तो सब मानते हैं, लेकिन आज वो करने के हम अगर स्वयं चित्त मानने को तैयार नहीं है, लोग भीड़ कर रहे हैं, लोग मानते नहीं है। आज भी आप यकीन नहीं करोगे, मुंबई थाना के रोड पर मास्क के बिना चलने वाले कितने सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे। 40 करोड़ रुपया जुर्माना वसूल हो गया बिना मास्क वाले से। आप कल्पना करोगे कितना जुर्माना है? 100 रुपया करोड़ का जब है, तो उसका मतलब कितने लोगों ने मास्क नहीं पहना है? अभी सादी बात है मास्क पहनना, नहीं मानते हैं लोग। क्यों नहीं मानते? लोग फिक्र नहीं। अभी गए साल लोगों के मन में डर था, मेरा मानना ऐसा है इस साल कोरोना की डर लोगों के मन में नहीं है। जो होना है होने दो। ये लोगों की मानसिकता जब जाती है, तो तालाबंदी के क्या करेंगे? बोलिए आप। चलिए ठीक है, भावे साहब आप हमसे जुड़े, बहादुर साहब आप हमसे जुड़े, आप दोनों ने अपने कीमती कार्यक्रमों के बीच के न्यूज के लिए समय निकाला। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। तो ये थे ऋषिकेश बहादुर, पूर्व सांसद, और मधुकर भावे, जो लोकमत के
पूर्व संपादक थे, दोनों से हमने बातचीत की और पता करने की कोशिश की कि तालाबंदी से क्या असर होता है। दोनों के जो अभिप्राय प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई है उसे यह है कि तालाबंदी इसका तोड़ नहीं है। हाँ, इसका असर जरूर होता है, मामले थोड़े कम होते हैं। अब तालाबंदी तो गुजरात में होने से रही, अब नहीं हो रही है। इस बीच कोरोना से हम कैसे बचे? तो कोरोना से बचने के लिए स्वयं शिस्त जरूरी है। मास्क पहनिए, हाथ धोइए, ये बातें आप सुनते ही रहते हैं और मेरे ख्याल से करते भी रहते हैं। लेकिन जो बातें के न्यूज के सामने आई है उसके आधार पे मैं कह रहा हूं, अगर जरूरत ना हो तो 3 दिन की सब्जी एक बार लेके आइए। हो सके तो घर का एक ही सदस्य तय कर ले कि अगर घर की कोई भी चीज जरूरी लानी है तो वो ही केवल अकेला बाहर जाएगा, और जो बाहर आ रहा है, जा रहा है, वो और परिजनों से अपने आप को दूर रखे। निश्चित रूप से मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, और सरकार के जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़ों को मानकर यह न सोचे कि कोरोना को हमने हरा दिया है। कोरोना को हराने के लिए हमें और भी कदम उठाने पड़ेंगे, और उसका पहला कदम यह है स्वयं शिस्त। खुद अपने आप रोज एक सवाल कीजिए, क्या मैं तो कोरोना को नहीं फैला रहा? अगर जवाब जिस दिन ना मिले तब याद रखिएगा कि आपने कोरोना को हराने के लिए पहला कदम उठा दिया है। उम्मीद करता हूं आप इन बातों पे गौर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, क्योंकि आप अपने लिए ना सही, मेरे लिए बहुत कीमती है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।